हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट QS में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम नेटवर्क एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था, लॉकडाउन की वजह से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं आपको वीडियो लेक्चर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। इसी लेक्चर के माध्यम से मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगा। तो पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क एनालिसिस में क्रिटिकल पाथ मेथड CPM के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था गाइज। तो उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन बताया था, इवेंट, नोड, एक्टिविटी टाइम, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आगे इसी के आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वाला लेक्चर देखें, तभी जो है आगे का आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी टाइम की। एक्टिविटी टाइम गाइज क्या होता है? ठीक है, तो एक्टिविटी टाइम जो मैंने आपको बताया था नेटवर्क एनालिसिस में, मैंने कहा पहले पिछले लेक्चर देखें तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्टिविटी टाइम यानी किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या है आपका एक्टिविटी टाइम है। ठीक है, तो एक्टिविटी टाइम दो तरह का हो सकता है, एक तो स्टार्ट टाइम यानी एक्टिविटी के स्टार्ट करने का टाइम, और एक फिनिश टाइम यानी एक्टिविटी के फिनिश करने का टाइम। ठीक है, अब इन दोनों टाइम को यानी स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम को भी फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। कैसे, देखिए अगर हम बात करें स्टार्ट टाइम की, तो स्टार्ट टाइम भी दो तरह का हो सकता है, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और एक लेटेस्ट फिनिश टाइम। स्टार्ट टाइम यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब यह है कि किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब शुरू किया जा सकता है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब है किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कब शुरू कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा। ऐसे ही एक्टिविटी के फिनिश टाइम की बात करें तो फिनिश टाइम भी दो तरह का हो सकता है, दैट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम का मतलब वही है सेम, कि किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब फिनिश कर सकते हैं, वो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। और किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कब फिनिश कर सकते हैं, वो आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में देखिए अर्लीस्ट इनके नोटिफिकेशन में दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को E से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को LST से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम को EFT से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेटेस्ट फिनिश टाइम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको याद रखने हैं, इन्हीं के थ्रू हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम लिया है पेंटिंग ऑफ अ बाल। एक दीवार को हमें पेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। एक्चुअली क्या हो गई, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 दिन दिए हुए हैं। टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एक्टिविटी क्या हो गया आपका 7 डेज हो गया, 7 दिन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब मान लो एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 3 दिन लगते हैं। एक्टिविटी ड्यूरेशन DI जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैं पिछले वाले लेक्चर में नेटवर्क ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाया था, तो मैं फिर भी कहूँगा पहले आप पहला लेक्चर देखें, तभी जाहिर सी बात है तभी दूसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको DIJ बोलते हैं, और ये 3 दिन दे रखा है, और टाइम उस काम को करने के लिए 7 दिन आपको जो है दिए गए हैं, लेकिन एक्टिविटी को करने में कितना लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है, एक्टिविटी को करने में 3 दिन लग रहा है, लेकिन उस काम को करने के लिए 7 दिन दिए गए। तो एक्टिविटी स्टार्ट होती है और एंड होती है I से, जो जहाँ से ये जो सर्किल होते हैं इनको हम नोड या इवेंट बोलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो एक्टिविटी का स्टार्ट नोड होता है, एक एंड नोड होता है, एक स्टार्ट इवेंट होता है और एक एंड इवेंट होता है। तो I से स्टार्ट होगा, J पर जाकर फिनिश हो जाएगा, और ये क्या होगा पेंटिंग करेंगे। ठीक है, कितने दिन में, 3 दिन में। अब यहाँ से समझना, ठीक है, देखिए जल्दी से जल्दी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं कि जिस दिन काम मिला उसी दिन स्टार्ट कर दिया, दैट इज द E इक्वल्स टू 0। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये सोचेंगे कि जैसे आप ये समझिए कि 7 दिन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, 7 डेज दिए हुए हैं और 3 दिन का काम है, तो रिलैक्स कितना हो गया, 4 दिन का, यानी 4 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 4 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, 4 दिन आप आराम कर सकते हो। 3 दिन का काम है, 7 दिन दिए हुए हैं, 7 दिन में करके देना। तो दो तरह के लोग सोचेंगे, एक तो ये है कि पहले 3 दिन काम कर लो, लास्ट के 4 दिन रिलैक्स करो। ठीक है, या दूसरे लोग वो सोचेंगे कि 7वें दिन देना हमें कंप्लीट करके, तो पहले 4 दिन आराम कर लो, फिर लास्ट के 3 दिन में खत्म करके दे देंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की सोच होती है। तो इसी दो तरह की सोच में क्या है, अगर हम जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हैं, जिस दिन हमें काम मिला उसी दिन हमने शुरू कर दिया, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब कितना टाइम लग रहा है काम को करने में, 3 दिन, तो 0 पे शुरू कर दिया +3, तो 0 + 3 कितने, 3 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा आपका 3।
कितना हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। ये फॉरवर्ड सोच के लोग होते हैं, फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं। पहले 3 दिन काम करेंगे, तब लास्ट के 4 दिन आप वो है आराम करेंगे। दूसरा, अगर हम सोचें कि हमें देना कब है, हमें 7वें दिन कंप्लीट करके देना है, ठीक है। हमें कब देना है, 7वें दिन कंप्लीट करके देना है। तो इसमें हम लास्ट वाला पहले लेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7वें दिन हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अब 7वें दिन कंप्लीट करके देना है, तो हम शुरू कब कर सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमें निकालना होगा, ठीक है। 7 दिन का काम है, ठीक है। 7वें दिन हमें देना है और 3 दिन का काम है, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 7 - 3। भाई 7वें दिन काम करके देना है और 3 दिन का काम है, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4। तो चौथे दिन हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो चौथे दिन स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 7वें दिन इसको कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स मेथड बोलते हैं, रिवर्स पाथ मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें लेटेस्ट फिनिश टाइम पहले निकाला जाता है, फिर यानी पहले 4 दिन आराम किया जाएगा, फिर लास्ट के 3 दिन काम किया जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं नेटवर्क एनालिसिस का। जैसे हम क्रिटिकल पाथ, अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये सारी चीज़ें और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें फाइंड करेंगे। खूब अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लें और आराम से दिखते जाएं, ठीक है। एक हमने नेटवर्क ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, एक इवेंट 1 2 3 4 5, ये 5 इवेंट दिए हुए हैं, फिर ABCDEFG, ये 6 एक्टिविटी दी हुई हैं, ठीक है। इसमें एक डमी एक्टिविटी भी दी हुई है, मैंने बताया था ये आपकी डमी लगी हुई है, और डमी का जो ड्यूरेशन होता है हमेशा 0 होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब एक्टिविटी के नीचे जो लिखा होता है वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन होता है, यानी ए एक्टिविटी को करने में 3 दिन लगेंगे, बी एक्टिविटी को करने में 5 दिन लगेंगे, सी एक्टिविटी को करने में 5 दिन लगेंगे, डी एक्टिविटी को करने में 4 दिन लगेंगे, ऐसे ही ई एक्टिविटी को करने में 4 दिन लगेंगे, जी एक्टिविटी को करने में 6 दिन लगेंगे, और एफ एक्टिविटी को करने में 4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं ये मैं निकालूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी ई। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ऊपर ही नोटिफिकेशन आपको बताया, ठीक है। कैसे, वाई फॉरवर्ड पाथ मेथड। फॉरवर्ड पाथ मेथड जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि 2 सोच के लोग होते हैं, पहले काम कर लो फिर आराम करेंगे, तो वो फॉरवर्ड हो गया, और दूसरे जो पहले आराम कर लो फिर काम करेंगे, वो रिवर्स सोच के लोग हो गए, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं इसमें गाइस। हम कैलकुलेशन करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की फॉरवर्ड पाथ मेथड से। 2 केस बनते हैं। पहले केस में क्या है कि एक एक्टिविटी आई है, यहाँ से एक नोड आई है, यहाँ से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और जे नोड पे जाके फिनिश हो रही है, और मान लो इस एक्टिविटी का टाइम है वो 4 डेज दे रखा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल किया, सपोज दैट जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो 7 आपको दे रखा है, सॉरी दे नहीं रखा है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मान लो आपको 3 दे रखा है, और DIJ आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा, 7 हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी एक्टिविटी के ऊपर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको 3 दे रखा है, ठीक है, और एक्टिविटी का ड्यूरेशन आपको पता है 4, तो एक्टिविटी कम खत्म हो जाएगी, 3 पे स्टार्ट करनी है, 4 दिन वो लेगी, तो 3 + 4 यानी 7 पे जाके वो खत्म हो जाएगी, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम 7 हो जाएगा। अगर उल्टा दे रखा हो, 7 दे रखा हो, तो 7 पे फिनिश हो रही है, 4 4, तो 7 - 4 = 3, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 3 हो जाएगा। ये तो फॉरवर्ड पाथ मेथड हो गया, लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब एक एक्टिविटी है आपकी। अगर एक्टिविटी, लेकिन नेटवर्क में जरूर नहीं एक ही हो, मोर देन 1 एक्टिविटी हो सकती है, तो मोर देन 1 एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, देखिए। सेकंड केस हम लिया है, हमने सपोज किया है कि ये 3 एक्टिविटी हैं और ये इस एक्टिविटी पे जाकर मिल रही हैं, सॉरी ये 3 नोड हैं, इस नोड पे जाके मिल रहे हैं, यानी 3 एक्टिविटी हैं, ABC, मान लो ये 3 एक्टिविटी हैं, और यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है उस हिसाब से आप देखते चलिए, ये 3 एक्टिविटी इस एक्टिविटी पे जाके मिल रही है, यहाँ से फिर अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हमें अज्यूम करना है, भी ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं निकालना बता रहा हूँ। इस एक्टिविटी का टाइम 5 दिन है, इस एक्टिविटी का टाइम 6 डेज है, इस एक्टिविटी का टाइम 7 डेज है, ठीक है। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इन तीनों एक्टिविटी के लिए आपको दे रखा है, दैट इज = 3, = 4, = 5। तो इन तीनों एक्टिविटी के लिए जो है नोड के लिए एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको दे रखा है। तो इस एक्टिविटी के लिए आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। आया समझ में? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से देखिए,
यहाँ से 3 + 4 = 7, तो इसके लिए 7 आ जाएगा निकल के। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। देखिए 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। एक पॉसिबिलिटी हो गई कि 8 हो जाएगा, लेकिन इस पर 3 एरो आ रहे हैं, 3 एक्टिविटी आ रही है इस नोट पर, तीनों को देखेंगे हम। 4 + 6 = 10, 5 + 7 = 12। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर इस वाले नोड पर, इस वाली एक्टिविटी के लिए 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 8, 10 और 12। तो हमेशा अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए फॉरवर्ड पाथ मेथड में सेलेक्ट द मैक्सिमम ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये वर्ड आपको याद रखना है। सेलेक्ट द मैक्सिमम ऑफ पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी निकल के आई है उसमें जो मैक्सिमम होगा वही आपका अर्लीस्ट ई की वैल्यू होगी उस नोड के लिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 12 है, तो ई की वैल्यू इस नोड पर क्या हो जाएगी, इस वाले नोड पर 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो गई इस वाले नोड पर, देखो 12 हो गई। अब हमेशा याद रखना, अब ये ई की वैल्यू इस नोड पर इन वाली एक्टिविटी के लिए फिनिश टाइम है, लेकिन इस वाली एक्टिविटी के लिए स्टार्ट टाइम है। ये तो सिंपल सी बात है, ये वाली एक्टिविटी यहाँ फिनिश हो रही है तो इनके लिए तो फिनिश टाइम हो गया, लेकिन यहाँ से जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो तो स्टार्ट होगी, यानी वो 12 पे स्टार्ट होगी, तो उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12 हो गया, तो उसके लिए ये स्टार्ट टाइम हो गया। तो याद क्या रखना है, फॉरवर्ड पाथ मेथड में सेलेक्ट द मैक्सिमम ऑफ पॉसिबिलिटी, जितनी भी वैल्यू निकल के आई है उसमें जो मैक्सिमम होगा वो उस एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का काम करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब जो ऊपर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसको हम फिर से देखते हैं, और इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी ई की वैल्यू हर नोड पर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ मेथड में मैंने आपको बताया एक्टिविटी जो नोड 1 है जहां से एक्टिविटी ए और बी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस नोड पर आप ये देखिए कि ये स्टार्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ से पहले हमें सिर्फ देखना है, तो यहीं से शुरू होगा प्रोजेक्ट। तो जल्दी से जल्दी, जैसे मैंने बताया 2 सोच के लोग, कोई काम दिया गया तो जल्दी से जल्दी आप कब शुरू कर सकते हो, जिस दिन आपको काम मिला उसी दिन शुरू कर दिया, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस दिन मिला उसी दिन शुरू कर दिया। एट ए टाइम हमने रेस्ट किया ही नहीं, रेस्ट हम बाद में करेंगे, जैसा कि मैंने फॉरवर्ड पाथ मेथड में ऊपर आपको बताया। तो जल्दी से जल्दी कब शुरू हो सकता है, 0 पे शुरू हो सकता है, तो ई की वैल्यू 0 हो गई। अब इवेंट 2 या नोट 2 पर जाएंगे, तो मैंने बताया ई की वैल्यू यानी अर्लियर ई की वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था 0 + 3 = 3, ठीक है। यही मेथड अभी मैंने दोबारा आपको बताया। ऐसे ही तीसरे नोड पर जाएंगे तो यहाँ निकालेंगे तो 0 + 5, भाई जितना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दे रखा है जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वही तो जोड़ोगे, यही तो हम ऊपर कर रहे थे कि कब स्टार्ट कर रहे हैं और कितने टाइम लग रहा है, दोनों को जोड़ दो, वही वैल्यू निकल के आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू 0, 0 + 5 = 5। अब बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 4 की, सॉरी नोड नंबर 4 पर ई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी 2 केस बताए, एक तो सिंगल एक्टिविटी के लिए और एक मल्टीपल एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस नोड नंबर 4 पर 2 एक्टिविटी आ रही है, एक तो एक्टिविटी डी और एक एक्टिविटी सी, 2 एक्टिविटी आ रही हैं, तो दोनों के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए समझने की कोशिश करना, एक्टिविटी 3 पर ई की वैल्यू 5 है और ड्यूरेशन सी का 5 है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। और ऐसे ही नोड 2 पर ई की वैल्यू 3 है, ठीक है, और एक्टिविटी टाइम कितना है 4 है, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई 10 और 7। और मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरवर्ड मेथड में, फॉरवर्ड पाथ मेथड में हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम है पॉसिबिलिटीज में उसको लेते हैं। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 10 है, मैक्सिमम क्या है 10 है, तो 10 हम ले लेंगे। तो जो हमारा नोड 4 है, इवेंट 4 है, उस पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही अब बचता है लास्ट नोड जो है हमारा 5, लास्ट नोड क्या है 5 बचता है, ठीक है। तो देखिए अब 5 पर देखिए कितनी एक्टिविटी आ रही है, एक तो एक्टिविटी एफ आ रही है, एक ई आ रही है और एक जी आ रही है, 3 एक्टिविटी आके मिल रही है। तो तीनों एक्टिविटी का हम टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ई की वैल्यू 3 और एक्टिविटी ड्यूरेशन 4, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ई की वैल्यू 3 और एक्टिविटी ड्यूरेशन 4, तो 7 हो जाएगा। अब इस पर देखिए ई की वैल्यू 10 और एक्टिविटी ड्यूरेशन 4, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस पर देखिए ई की वैल्यू 5 और एक्टिविटी ड्यूरेशन 6, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आई नोड नंबर 5 पर। तो और मैंने अभी क्या बताया, फॉरवर्ड पाथ मेथड में मैक्सिमम ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 14 है आपकी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 14 है। तो ई की वैल्यू जो नोड नंबर 5 पर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि जो है इसमें कैसे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे हर नोड पर। तो सारे नोड पे ई की वैल्यू फाइंड करना समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये जो ई की वैल्यू हमने फाइंड की है फॉरवर्ड पाथ मेथड से फाइंड की है, तो ये सारी वैल्यू अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने पे गाइस जैसे पॉसिबिलिटी होंगी मैं इसको वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे और अच्छे से समझ में आए, लेकिन फिलहाल आपको जो है खाली नहीं बैठना है, पढ़ते रहना है, जो है आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं बाय बैकवर्ड पाथ मेथड। कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम बाय बैकवर्ड पाथ मेथड, ठीक है। बैकवर्ड पाथ मेथड से हम लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है फिनिश करेंगे, यानी लेट से लेट हम किसी काम को कब फिनिश कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 4 दिन का काम है, 7 दिन आपको मिले, तो 3 दिन आप आराम कर सकते हो, तो आप क्या करोगे पहले 3 दिन आराम कर लो, बाकी बाद के 4 दिन काम करो, है ना। तो ये बैकवर्ड मेथड है, पहले 4 दिन काम करो, लास्ट के 3 दिन आराम करो, ये फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जैसे कोई एक्टिविटी हम मान लो दे रखी है हमें, आई नोड से स्टार्ट हो रही है, जे पर फिनिश हो रही है, ठीक है। ये कोई एक्टिविटी है, मान लो एक्टिविटी ए है ये, और जो है आई नोड से स्टार्ट होकर जे पर फिनिश हो रही है, और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन दे रखा है आपको 4 दिन, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी का ड्यूरेशन देख रखा है 4 दिन। अब इसमें क्या हम उल्टा सोचते हैं, हमें फिनिश कब करके देनी है। मान लिया हमें जो है फिनिश करके देनी है 10 दिन में, ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो गया, जे नोड पर आके फिनिश होगी, तो एल की वैल्यू जे नोड पर क्या होगी 10 होगी, ये गिवन है हमको कि 10 दिन में आपको काम करके देना है। लेकिन काम कितने दिन का है 4 दिन का, तो 10 - 4, तो आराम कितने का हो गया 6 दिन का आराम हो गया। तो यहाँ पर 6वें दिन आप काम शुरू कर सकते हो। तो लेट से लेट कब शुरू कर सकते हैं 6 पे शुरू कर सकते हैं, 6 से 4 दिन काम करेंगे, 10वें दिन खत्म करके हम उसको दे देंगे, क्लियर है। तो उल्टा चलते हैं इसमें, तो यहाँ आई पे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये तो हो गया सिंगल एक्टिविटी के लिए। और अगर मल्टीपल एक्टिविटी, जैसे फॉरवर्ड पाथ मेथड में हमने देखा था मल्टीपल एक्टिविटी आती है, तो उस केस में क्या करना है हमें। तो ये मैंने केस 2 एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है, मल्टीपल एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी, एक ये नोड है, यहाँ से एक एक्टिविटी मान लो ए और ये बी और ये सी, 3 एक्टिविटी जा रही है, 3 अलग अलग नोड पर जाके फिनिश हो रही है, ठीक है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाली एक्टिविटी के लिए जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो 10 है, इस वाली के लिए एल की वैल्यू 8 है, और इस वाली की एल की वैल्यू 11 है, ठीक है। 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं। तो इस वाली जो इस वाले नोड पर एल की वैल्यू क्या होगी, इस वाले नोड पर, यानी यहाँ पे जो एक्टिविटी आ रही होगी वो कब फिनिश होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले नोड पर एल की वैल्यू क्या होगी, तो फॉरवर्ड में आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें बैकवर्ड चलते हैं, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3 एक्टिविटी हमने ले रखी है। पीछे से चलो, इसका 10 है, 10वें दिन काम करके देना है, 5 दिन लग रहा है काम करने, तो रेस्ट कितना हो गया 10 - 5 = 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 8 - 6 2, 11 - 7 कितना हो जाएगा 11 - 7 4, ठीक है। अब इसमें से जो लेते हैं, वो क्या लेते हैं, एल विल बी द मिनिमम ऑफ पॉसिबिलिटी। जो भी पॉसिबिलिटी आ रही है उनमें जो मिनिमम होगा वही एल की वैल्यू होगा। तो इसमें मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा इस वाले नोड पर वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम दोनों आपको कैलकुलेट करना आगे होंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले प्रोजेक्ट में हमने देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो यहाँ पर निकाल लिया था पहले ही, ई की वैल्यू सब जगह। अब एल की वैल्यू भी निकाल लो, ये मैंने बताया था ना दोनों बॉक्स में, बाद में बताऊंगा। तो ई की वैल्यू निकाल ली, अब एल की वैल्यू निकालो। एल की वैल्यू पीछे से चलते हैं, लास्ट से लास्ट काम कब खत्म हो रहा है, सोच क्या होगी भाई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 14 है, तो लास्ट वहीं खत्म ही करना है हमें वो, ठीक है। जल्दी से जल्दी, हमें क्या है काम ज़्यादा चाहिए, जल्दी खत्म करेंगे दूसरा काम मिलेगा, तो हमारी सोच वही रहती है। तो अर्लीस्ट जो फिनिश टाइम है वही लेटेस्ट फिनिश टाइम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले नोड पे जो ई की वैल्यू होती है वही क्या होती है एल की वैल्यू होती है, यानी 14 दिन में ही हमें ये काम खत्म करना है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए आप, चाहे सीधे सीधा कि लास्ट वाले नोड पर जो ई की वैल्यू है वही आपकी उस नोड पर एल की वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई। अब देखिए वापस आते जाइए, इस पर क्या हो जाएगा 14 - 4, यहाँ पे 14 और ये -4 उल्टा करते हैं उसमें, जैसे मैंने अभी बताया। तो 14 - 4 कितना हो जाएगा 10, तो इस पर एल की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ एल की वैल्यू हमने 10 लिख दिया। इस वाले नोड नंबर 3 की बात करेंगे तो इस पर यहाँ से 2 एक्टिविटी निकली, एक ये, तो दोनों का देख लो। 14 - 6 कितना हो जाएगा 10,
और इसके लिए कितना 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे एल की वैल्यू 5 है, एक्टिविटी टाइम 5 है, तो 5 10 माइनस 5 5। और मैंने क्या बताया मिनिमम ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो दो पॉसिबिलिटी है 10 और 5, इसमें मिनिमम क्या है 5, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ऐसे ही हम बाकी के लिए निकाल लेंगे। नोड नंबर 2 के लिए निकालो, नोड नंबर 2 से भी दो एक्टिविटी ब्रस्ट हो रही हैं, एक ये एफ और एक डी, तो इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 14 और काम ड्यूरेशन कितना 4, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से एक एक्टिविटी ये आ रही है, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है 10 और एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, तो एल की वैल्यू 6 आ जाएगी। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल की वैल्यू, मिनिमम ऑफ पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो ये 6, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ 6 आ जाएगी। इसको करेक्ट करके 6 कर लेना। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए नोड नंबर 1 पर निकालेंगे, तो यहाँ पर एल कितना 5 5 माइनस 5 0 और यहाँ 6 माइनस 3 3, तो मिनिमम लेते हैं तो 0, मिनिमम क्या है 0, तो एल की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम लेते हैं तो 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टार्ट नोड पर, प्रोजेक्ट के स्टार्ट नोड पर ई और एल की वैल्यू भी बराबर होती है। जैसे लास्ट नोड पर ई और एल की वैल्यू बराबर होती है, लास्ट नोड पर भी ई और एल की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो स्टार्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्लैक ऑफ इवेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, स्लैक ऑफ इवेंट। देखिए ये आपको मैं स्लैक ऑफ इवेंट दिखा रहा हूँ। स्लैक ऑफ इवेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए मैंने वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे दोबारा से बना लिया है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से बना हुआ है, ये सारी वैल्यू दोबारा से सेम बनी हुई है। यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हर इवेंट में हमने फाइंड किया हुआ है, वो एज इट इज हमने ऊपर से लिख लिया है, बार बार ऊपर जाना पड़ता है इसलिए मैंने नीचे इसको आपको बना के दिखा दिया। अब स्लैक क्या है, स्लैक क्या है देखिए, स्लैक एस, जैसे आई और जे दो नोड होते हैं, आई स्टार्ट नोड होता है, जे एंड नोड होता है, तो एस आई स्लैक ऑफ इस एक्टिविटी के जो स्लैक निकलेगा वो एस आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो एल की वैल्यू है आई नोड पर वो एल आई कही जाएगी, और जे नोड पर जो ई की वैल्यू है ई आई कहा जाएगा। ठीक है, तो एल आई माइनस ई आई, तो स्लैक की वैल्यू होती है एल आई माइनस ई आई। आप ये आई तो जो नोड का रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे कह सकते हो एल माइनस ई, ऐसे कह सकते हो लास्ट वाले में से वैल्यू को। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हम स्लैक की वैल्यू, कैसे निकालेंगे देखिए इसके लिए स्लैक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है एल माइनस ई है वहाँ पर आई नोड के लिए, तो आई के लिए जो भी जिस नोड के लिए, तो इस नोड के लिए ई की वैल्यू क्या है 0, एल की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 0 स्लैक की वैल्यू होगी क्या आपकी 0। ठीक है, स्लैक की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ऐसे ही इस नोड पर ई एल की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 3 है, तो एल माइनस ई दैट इज द 2, तो एस की वैल्यू स्लैक की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे इस नोड पर एल माइनस ई, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। इस नोड पर ई की वैल्यू निकाले, एस की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू भी 10 है और एल की वैल्यू भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0। ठीक है, ऐसे ही इस नोड पर निकालेंगे तो ई की वैल्यू भी 14 है, एल की वैल्यू 14 है, तो एल माइनस ई यानी 14 माइनस 14 दैट इज 0। तो ये एस की वैल्यू स्लैक की वैल्यू हर नोड पर निकल गई। ठीक है, अब क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, पहले तो ये आपको समझना है कि क्रिटिकल एक्टिविटी होती क्या है। देखिए नॉर्मली क्रिटिकल एक्टिविटी आप कैसे निकालते हो, अब तक आपने जो पढ़ा होगा कि जहाँ जहाँ स्लैक की वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई आपकी बी, डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ स्लैक की वैल्यू 0 है, यहाँ स्लैक की वैल्यू 0 है, तो ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ स्लैक की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 है, तो ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, यहाँ इसको कर देते हैं। यहाँ पे स्लैक की वैल्यू 0 नहीं है दोनों नोड पर, तो इसको, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जहाँ जिस एक्टिविटी के दोनों नोड पर एस की वैल्यू 0 होती है उसको क्रिटिकल एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। लेकिन ये सही है, लेकिन ये मेथड हर जगह सही नहीं होता, इसलिए आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। ये मेथड क्या है, कई जगह फेल हो जाता है, इसलिए आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। सही तरीका क्या है, पहले तो मैं वो डिटेल में बताऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। आप सोचोगे इतना लंबा कैलकुलेट करना, जैसे गेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो गेट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इतना लंबा कैलकुलेशन करें हम। ठीक है, एकेडमिक में तो कर सकते हैं, लेकिन गेट एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो वहां पर हम कैसे करें, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक्चुअल में सही तरीका क्या है फाइंड करने का क्रिटिकल एक्टिविटी को, वो सीखना है, फिर उसकी मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो क्रिटिकल एक्टिविटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो। एनी एक्टिविटी विच डू नॉट हैव रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए कोई रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड ना हो। जैसे अभी मैं बता रहा था कि 3 दिन ड्यूरेशन है, 7 दिन में कंप्लीट करके देना, तो 4 दिन आप आराम कर सकते हो। लेकिन अगर 3 दिन ड्यूरेशन है और 3 ही दिन में खत्म करके देना है, तो कोई डिले नहीं कर सकते, उसमें कोई रिलैक्स नहीं है, आपको 3 दिन में ही आपको खत्म करके देना है, 3 दिन ही उसका ड्यूरेशन है, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई ना। क्या होगी, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। तो ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी विच डू नॉट हैव रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड। ठीक है, अब रिलैक्स क्या है यहाँ,
पहले तो रिलैक्स को समझ लो। रिलैक्स क्या है? रिलैक्स होता है टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ वर्क, यानी जैसे टाइम प्रोवाइडेड है 7 दिन और 3 दिन में एक्टिविटी खत्म हो रही है, तो टाइम प्रोवाइडेड 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 4 दिन आप आराम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका रिलैक्स हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाया और अच्छे से देख लो। एक एक्टिविटी हमारी कोई ए मान लो, ये आई नोड से स्टार्ट हो रही है, जे नोड पे जाके खत्म हो रही है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका दे रखा है 2 और लेटेस्ट फिनिश टाइम दे रखा है 7 और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है 3। तो टाइम प्रोवाइडेड कैसे निकालेंगे? बेसिकली वैसे तो हम समझ ही रहे हैं टाइम प्रोवाइडेड क्या होता है, तो टाइम प्रोवाइडेड कैसे निकालेंगे? 7 दिन में खत्म करना है, ठीक है, एल जे माइनस ई आई, एल जे माइनस ई आई 2 पे शुरू करना है। यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है 2 पे शुरू करना है, 7 पे खत्म करना है। तो ये तो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि 2 पे शुरू करना ही करना है। तो 7 माइनस 2 तो 5, 5 दिन में ये आपको खत्म करके देना है और 3 दिन इसको खत्म करने में लगते हैं। डी आई जे 3 दिन इसको खत्म करने में लगते हैं, तो हमें 5 दिन में खत्म करके देना। रिलैक्स कितना हो गया? 5 माइनस 3 यानी 2 दिन का रिलैक्स हो गया आपका। तो इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे, यानी इन दोनों में से जो घटा के वैल्यू आई है उसमें से ये घटा दो, वो क्या हो जाएगा आपका रिलैक्स, वो आपकी रिलैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये ई की वैल्यू 0 होती तो टाइम 7 हो जाता, रिलैक्स कितना हो जाता? 7 माइनस 3 यानी कि 4 दिन का रिलैक्स हो जाता। आ रहा है समझ में? तो ये रिलैक्स क्या होता है और टाइम प्रोवाइडेड क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिटिकल पाथ की बात हम कर रहे थे, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो क्रिटिकल एक्टिविटी की हो गई, बात हो गई। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? जिस पर कोई रिलैक्स प्रोवाइडेड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इफ द वैल्यू ऑफ रिलैक्स इज 0 देन एक्टिविटी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, और यदि रिलैक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। अब ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप इसमें ही मैं नीचे बना दिया है, मैं यहीं आपको समझा देता हूं। देखिए वो सेम क्वेश्चन है, ऊपर मैंने यहाँ पे ये नीचे बना दिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 जितनी भी नोड हैं, जितनी एक्टिविटी मैंने लिख लिया, हर एक्टिविटी पर ई एल की वैल्यू और सेलेक्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो ऊपर फाइंड की थी वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि रिलैक्स निकालना है हर एक्टिविटी के लिए। तो रिलैक्स निकालने के लिए क्या है कि जो है ई एल माइनस ई, ये ऊपर देखिए हमने जो किया था, एल माइनस ई और माइनस डी आई जे, एल माइनस ई माइनस डी आई जे, ऐसे तो रिलैक्स निकाला है, यानी एल माइनस ई और माइनस डी आई जे, ऐसे रिलैक्स निकाला। तो हर एक्टिविटी के लिए ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक्टिविटी 1 के लिए करेंगे तो एल माइनस ई, देखिए रिलैक्स टाइम फॉर एक्टिविटी ए, रिलैक्स टाइम फॉर एक्टिविटी ए निकालना है, तो एल माइनस ई माइनस डी वही करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से समझिए कि एल की वैल्यू कितनी है एक्टिविटी ए के लिए, एल की वैल्यू कितनी है? देखिए ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में आगे पीछे हो रहा है। एल की वैल्यू कितनी है? 5 और ई की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू 5, सॉरी ई की वैल्यू 0, एल की वैल्यू इस वाले नोड, लास्ट वाले नोड पे ली जाती है हमेशा, जहां आपका ये एक्टिविटी खत्म हो रही है, ई की वैल्यू जहां स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी उस नोड पे ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है? 3 है, सॉरी एल की वैल्यू 5 है और यहाँ ई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 5 माइनस एल माइनस ई यानी 5 माइनस 0 और माइनस डी आई जे, डी आई जे कितना है? 3। तो देखिए यही किया है मैंने यहाँ पर, 5 माइनस 0 माइनस 3, तो रिलैक्स टाइम कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक्टिविटी बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। एक्टिविटी बी के लिए देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एक्टिविटी बी ये है, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है? 5, ई की वैल्यू 0, तो 5 माइनस 0 और माइनस डी आई जे कितना 5, तो 5 माइनस 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो बी के लिए वैल्यू कितनी आ गई होगी एक्टिविटी की? 0 आ गई होगी। और जहाँ एक्टिविटी की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ जाती है, वो क्या होता है? रिलैक्स टाइम जहाँ 0 आ जाता है वो एक्टिविटी क्या हो जाती है? क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी जो बी है वो क्रिटिकल हो गई। एक्टिविटी ए में रिलैक्स टाइम 2 आ रहा था तो वो नॉन क्रिटिकल हो गई। ठीक है, ऐसे ही सी के लिए फाइंड करेंगे। सी के लिए देखिए फिर से एक बार, एक्टिविटी सी ये रही, एक्टिविटी सी आपकी ये है, तो एल की वैल्यू 10 माइनस ई की वैल्यू 5 और माइनस डी आई जे 5, तो -5 -5 -10 10 10 -10 0, तो सी के लिए वैल्यू क्या हो गई? देखिए सी के लिए वैल्यू हो गई 0, तो अगर 0 आ गई तो क्रिटिकल हो गई। इसी तरह से हम सारी एक्टिविटी की जो है रिलैक्स टाइम फाइंड करेंगे। डी पर जो है 3 आएगा तो नॉन क्रिटिकल हो जाएगा, ई पर जो है 0 आएगा तो क्रिटिकल हो जाएगा, एफ पर 7 आएगा नॉन क्रिटिकल हो जाएगा, जी पर 3 आएगा नॉन क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है?
तो यहाँ से हम इसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने अभी निकाल के बताया, यहीं से सारे निकालेंगे। जैसे जी की निकाल के दिखा देता हूँ। जी पर यहाँ क्या है, एल की वैल्यू 14 है और ई की वैल्यू 5 है, तो 14 माइनस 5 और माइनस डी आई जे 6 है, तो 6, तो ये 11 और ये हो जाएगा आपका 3। तो अब देखिए, अगर ऊपर मैं बता रहा था कि स्लैक से निकालते हैं कि जिन दो एक्टिविटी के स्टार्ट और एंड नोड पर सिलेक्ट की वैल्यू 0, वो भी क्रिटिकल एक्टिविटी मान ली जाती है। जी में देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी सिलेक्ट 0 है, तो ये क्रिटिकल हो गई। लेकिन कैलकुलेशन से यहाँ पर जो है रिलैक्स का टाइम 3 आ रहा है, और रिलैक्स जब आता है तो वो क्रिटिकल नहीं होती, तो क्रिटिकल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये आपको रिलैक्स निकालना आ गया, सबका रिलैक्स निकाल लिया। तो जिन जिन एक्टिविटी का रिलैक्स टाइम 0 आ रहा है वो सब क्रिटिकल एक्टिविटी हैं, और उनको हम क्या करते हैं, डबल एरो से। देखो एक्टिविटी बी का रिलैक्स टाइम 0 आया तो इसको हमने डबल एरो से दिखाया है। एक्टिविटी सी का टाइम 0 आया तो डबल एरो से दिखाया है। एक्टिविटी ई का टाइम 0 आया रिलैक्स टाइम, तो ये सारी एक्टिविटी क्रिटिकल हो गई, इनको हमने डबल एरो से दिखा रखा है इस तरह से, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी निकल के आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे पाथ की, क्रिटिकल पाथ की। तो क्रिटिकल पाथ की बात करने से पहले हम पहले पाथ की बात कर लेते हैं। पाथ का वे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट नोड, पहले नोड से अंतिम नोड तक जाने के लिए जो वे रास्ता है वही आपका पाथ है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ठीक है, ऐसे चले गए। इसे हम एक्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए से डी, डी से ई। ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे ही 1 से 3, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, या 1 से 3, 3 से 5, या एक्टिविटी की फॉर्म में बी से जी। आ रहा है समझ में। तो ऐसे लॉट ऑफ नोड, लॉट ऑफ रास्ते, बहुत सारे रास्ते आपके बनेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। ठीक है, वे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट नोड जाने के जितने भी रास्ते बनना है पॉसिबल, जितने भी रास्ते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। ठीक है, अब क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ वो है जो क्रिटिकल एक्टिविटी के अलोंग है। पाथ कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रिटिकल एक्टिविटी आर नोन एज क्रिटिकल पाथ। ऐसा पाथ जो जिसके रास्ते में सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी हो वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ। तो ध्यान से देखिए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई, पहले से लास्ट तक, पहले से स्टार्टिंग से लास्ट तक हम जा रहे हैं और सारी एक्टिविटी क्रिटिकल है। तो 1, 3, 4, 5 ये क्या आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। यानी ऐसा पाथ जिसमें सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी आ रही हो वह क्रिटिकल पाथ हो गया। तो इसको हम जैसे कि मैंने कहा नोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नोड की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1, 3, 4, 5, या एक्टिविटी की फॉर्म में कैसे क्या लिखेंगे, बी, सी, ई। ठीक है, यही क्या हो गया आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। यही मैंने आपको जो है यहाँ पर दिखाया होगा। देखिए क्रिटिकल पाथ 1, 3, 4, 5 या एक्टिविटी की फॉर्म BC। गेट एग्जाम में ऑप्शन आपको चाहे नोड के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और जो है एक्टिविटी के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। नोड की फॉर्म में जो जो नोड उन एक्टिविटी के बीच में आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, और एक्टिविटी के फॉर्म में करना है तो डायरेक्ट एक्टिविटी पहले से लास्ट तक जो जो एक्टिविटी आ रही है क्रिटिकल एक्टिविटी उनको रिप्रेजेंट करना है, वो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। अब एकेडमिक तक तो ये ठीक है। अगर हम गेट की बात करें, गेट एग्जाम की, तो इतना टाइम हम सारी एक्टिविटी के लिए जो है रिलैक्स निकालें, फिर उसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, इतना टाइम हमें मिलता नहीं है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए कितने पाथ बनते हैं पॉसिबल जाने के, वो हम जल्दी से सीधे सीधे नेटवर्क में हमें दिख रहे हैं। देखिए अगर हम नेटवर्क देखें तो ये हमें पाथ दिख रहे हैं सीधे सीधे। ये AF बन रहा है, एक्टिविटी के फॉर्म में लिखा है मैंने डायरेक्ट, यहाँ नोड के फॉर्म में, नोड के फॉर्म में लिखोगे तो 1, 2, 5 बनेगा। ठीक है, 1, 2, 5 एक्टिविटी के फॉर्म में AF पहले से लास्ट तक। तो जितने रास्ते सीधे सीधे दिख रहे हैं ऐसे देख लो, या सीधे सीधे दिख रहे हैं आप देख लो, AF, ADE, BCE, BG, ऐसे जितने भी रास्ते बन रहे हैं, या फिर A ये डमी वाली एक्टिविटी, फिर C और E, इस तरह से जितने पाथ बनना है वो आप देख लो। ठीक है, आप गेट एग्जाम के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको लिखने नहीं है, यहाँ मैंने लिख के दिखाया, आप सीधा सीधा आपको मैं बता रहा हूं कैसे क्या करना है। वैल्यू देखिए, लास्ट वाली वैल्यू को मैं आपको यहाँ लिख के चलता हूं। तो ये जितने पाथ पॉसिबल बनना है ये मैंने लिख लिए, और उस पाथ पर लेंथ ऑफ पाथ यानी उस पाथ पर कितना टाइम लग रहा है टोटल, वो कैसे देखिए लिखा है मैंने, वो ऐसे लिखा है। देखिए ये पाथ है, मान लो AF, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए एक पाथ ये बनना है, दो एक्टिविटी आ रही है AF, तो यहां पर कितना टाइम है 3, और F का कितना टाइम है 4, तो इस पाथ के थ्रू कितने दिन लगेंगे, 3 + 4 = 7। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। देखिए AF पाथ के लिए 3 + 4 = 7। ऐसे ही जितने पॉसिबल पाथ बनना है सबके लिए मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ पाथ यानी कितना ड्यूरेशन लग रहा है, वो सारी वैल्यू यहां पर मैंने नोट कर रखी है। ठीक है, आप गेट एग्जाम में आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम खराब करना, सीधा सीधा काउंट करना है ऐसे। इसके लिए 3 + 4 7 यहाँ लिख लिया, इसके लिए 3, 4, 5, 6 ऐसे जोड़ करके आप सुबह सीधी सीधी वैल्यू लिखते चले जाइए। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी।
अब यहाँ मैंने सबका ड्यूरेशन लिख लिया। अब आपको देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। देखिए ये 7 दिन लग रहे हैं, 11, 12, 9, 14, 11, तो 14 सबसे ज्यादा है, तो इस 14 को हम क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। और जो लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क होता है वही क्या होता है, आपका क्रिटिकल पाथ होता है। तो BCE आपका ये किसके अलॉन्ग है, VCE के अलॉन्ग है, तो BCE क्या हो गया, आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। यही हमने पहले निकाला था, BCE, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है BCE यही निकाला था, तो यही आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करना है, गेट एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो जितनी भी एक्टिविटी आपको दे रखी है उन सबके ऊपर जो है जितने पॉसिबल रास्ते बनना है उन सबका टाइम जो दे रखा है उनको जोड़ के एक तरफ लिखते जाओ, और उसमें जो सबसे ज्यादा हो टाइम उसके अलोंग जो पाथ बनना है वही आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट, तो क्रिटिकल पाथ के लिए हम ये भी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। किसी भी नेटवर्क का जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं फाइंड करना बताऊंगा आपको अभी यहाँ पर, तब CPM क्रिटिकल पाथ मेथड कंप्लीट होगा। फिर एक प्रॉब्लम जैसे मैंने आज डिस्कस की है, कुछ और प्रॉब्लम जो गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ प्रॉब्लम मैं अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा। एक होता है, ये तो लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क हो गया जो क्रिटिकल पाथ है। एक होता है मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम क्या लग रहा है या मिनिमम ड्यूरेशन क्या हो रहा है, इसे भी कह सकते हैं, या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी बोलते हैं इसको, PD। ठीक है, तो अगर इस नेटवर्क की हम बात करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट अगले प्रोजेक्ट के लिए, अभी ई की बात करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट, यहाँ तो फिनिश हो रहा है लेकिन ई की वैल्यू का मतलब है अगले प्रोजेक्ट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट है, और लेटेस्ट फिनिश 14, दोनों बराबर होते हैं, तो ये जो है 14 दिन में ही खत्म होगा। तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, 14 दिन है, यानी लास्ट वाले नोड पर जो ई और एल की वैल्यू होती है, जो टोटल ड्यूरेशन होता है, वही हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, जो है 14 हो जाएगा, और 14 ही क्या है आपका, 14 ही आपको जो है क्रिटिकल पाथ की लेंथ है, लॉन्गेस्ट पाथ जो है क्रिटिकल पाथ की लेंथ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ होती है वही मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट होता है, या मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है, या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। क्रिटिकल पाथ की जो लेंथ होगी वो यही होती है। ठीक है गाइज, तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं, हम रिजॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा वॉइस लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ही सर्कमटेंसेस नॉर्मल होती है मैं आपको इसके वीडियो लेक्चर भी दूंगा। गेट एग्जाम सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक में तो आपका ये टॉपिक अच्छा है ये। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्रिटिकल पाथ मेथड की 1-2 प्रॉब्लम्स और आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम PERT एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आता रहूँ। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।